सिमरन इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। पर सबसे ज्यादा मशहूर था सिमरन के हाथ का मक्के की रोटी और सरसों का साग। सिमरन के हाथों में खाना बनाने का जो ये हुनर आया था, जो उसके हाथों में टेस्टी खाना बनाने की कला थी, वो उसे अपनी दादी से मिली थी। सिमरन की दादी बहुत ही बढ़िया खाना बनाती थी। दादी, आज मैं आपके हाथों का बना हुआ साग खाऊंगी। अब कुछ दिन बाद तो मेरी शादी हो जाएगी, फिर तो मैं कभी कभी आपसे मिलने आया करूंगी। मम्मी, आज साग को तड़का दादी लगाएंगी। क्यों दादी? अरे, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? आंसू तो आने ही है। मेरी बच्ची अपने ससुराल जो जा रही है, तू हमें बहुत याद आएगी। आज मैं तेरे लिए अपने हाथों से साग बनाऊंगी और गरम गरम मक्का की रोटी भी खिलाऊंगी। झाई जी, आपकी आंखों में आंसू देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। सिमरन, तेरे जाने के बाद हम तो सचमुच उदास हो जाएंगे। मम्मी, मैं दादी को मना कर रही थी, अब आप भी रोने लगी। अब आप दोनों को देखकर मुझे भी रोना आ जाएगा। हाँ हाँ, नहीं रो रहे। और फिर कुछ दिनों बाद सिमरन की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो ससुराल आती है। सिमरन के ससुराल में बहुत खुशी का माहौल था। उसके सास ससुर बहुत अच्छे स्वभाव के थे, पर सिमरन की जेठानी हरनीत कौर का स्वभाव कुछ ठीक नहीं था। सिमरन के आने के बाद जब सब सिमरन के हाथों के खाने की तारीफ करते तो हरनीत जलन से भर जाती। सिमरन पुत्र, आलू के पराठे ते बहुत ही स्वाद बनाए ने। तेरे हाथों विच ते जादू है, जादू। बहुत बढ़िया बने हैं, बिल्कुल पतले पतले, करारे करारे। सुनो जी, सिमरन ने पहली बार कुछ बनाया है। सिमरन को शगुन दो जी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ले सिमरन पुत्र। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू पापा जी। मेरा तो पेट भर गया, पर मन नहीं भरा। सचमुच तुमने पराठे बहुत ही टेस्टी बनाए हैं। मैं और बनाकर लाती हूँ। अरे भाभी, आओ ना, आप भी बैठो, मैं आपका भी नाश्ता लगा देती हूँ। मुझे अभी भूख नहीं है। मुझे भूख होगी तो मैं अपने आप बना लूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिमरन हैरान रह जाती है कि उसकी जेठानी का बोलने का तरीका बहुत खराब था, पर सिमरन चुप रहती है। घर में सब लोग भी समझ जाते हैं कि हरनीत किस तरह से सिमरन से बात कर रही है। हरनीत कमरे में जाकर मन ही मन बात करने लगती है। ये थोड़ी है जब भी सिमरन कुछ बनाएगी तभी शगुन देना है। शादी के अगले दिन उसने हलवा बनाया, तब मम्मी जी ने उसे इतना महंगा हीरो का हार शगुन में दे दिया। आज पराठे बनाए तो आज पापा जी से शगुन दिलवा दिया। जिसको देखो इसकी तारीफ के पुल ही बांधे जा रहा है और सब सगन पर सगन दिए जा रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसे तो इसके भाव बढ़ जाएंगे और मेरी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अगले दिन राज की दादी आने वाली थी। सिमरन पुत्र, बेबे को सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत पसंद है। शादी में तो वो इतना तुमसे मिल नहीं पाई थी, इसीलिए अब उनका मन है कि वो तुम्हारे हाथों का सरसों का साग और मक्के की रोटी खाएं। खासकर उन्होंने मुझे फोन पर ये बात पहले ही कह दी है, इसलिए तुम सरसों के साग और मक्के की रोटी बनाने की तैयारी करो। वो शाम को खाने पर आ जाएंगी। साथ में बलदेव और कुलजीत मतलब चाचा चाची भी आ रहे हैं। मक्के की रोटी, सरसों का साग, वो तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ मम्मी जी। मैंने अपनी दादी जी से सीखा है सरसों का साग बनाना। बहुत अच्छी बात है पुत्र, चल फिर तू साग बनाने की तैयारी कर ले। सिमरन साग बनाने में बहुत माहिर थी। वो अपने हिसाब से बहुत ही मेहनत के साथ साग और रोटी बनाने की तैयारी करती है, पर उसकी जेठानी हरनीत उसके इस काम को बिगाड़ना चाहती थी। मैं भी देखती हूँ ये बेबे को कैसे खुश करती है। साग बनाकर रसोई से बाहर गई हुई है। मैं साग में नमक तेज कर देती हूँ ताकि कोई साग खा ही ना पाए, सब इसकी खूब बुराई करें। सिमरन साग को तड़का लगा चुकी थी, बस उसे तला लगाना बाकी था। वो उसे पकाने के लिए गैस पर छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। हरनीत साग में जैसे ही नमक डालने लगती है, उसकी शॉल का किनारा गैस पर लग जाता है, पर हरनीत का ध्यान तो साग में नमक डालने में था। वो तो नमक के डिब्बे का ढक्कन खोलने में लगी हुई थी, पर सिमरन की नजर उसकी शॉल में लगी हुई आग पर चली जाती है और वो चिल्लाती है, भाभी, आपकी शॉल में आग लग गई है, पीछे हटो। हरनीत समझ ही नहीं पाती है। सिमरन अपने हाथों से आग को बुझाकर शॉल दूर फेंक देती है। हरनीत की शॉल से आग बुझाने की वजह से कालापन सिमरन के हाथों में भी आ गया, पर सिमरन ने अपने हाथों की परवाह नहीं की। घबराओ नहीं भाभी, आग बुझ गई है, वो तो मैंने देख लिया। आपका ध्यान कहाँ था? आपकी शॉल में आग पकड़ गई थी। वो मैं सिमरन, तुम्हारे हाथ, अरे तुम्हारे हाथ जल गए हैं। कोई बात नहीं भाभी, मैं ठंडा पानी डाल लेती हूँ, ठीक हो जाएंगे। सब लोग रसोई में आ जाते हैं। सिमरन, मेरी वजह से तुम्हारे हाथ जल गए, आई एम सॉरी।
अरे भाभी कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो आग बुझाने की वजह से ना थोड़ी जलन हो रही है। किन्ना प्यार है दोनों देवरानी जेठानी विच, रब करे तुसी दोनों दा प्यार एवे ही बनिया रहे। सिमरन पुत्र तू कमरे में जाकर बैठ, यहाँ हम देख लेंगे। हाँ सिमरन, मैं और मम्मी जी मिलकर कर लेंगे, तू आराम कर, मैं तेरे हाथों में दवाई लगा देती हूँ। ठीक है भाभी। सिमरन सबके साथ कमरे में जाकर बैठ जाती है। हरनीत को अपनी गलती पर बहुत पछतावा था। वो आज जलन में भरकर कितनी बड़ी भूल करने वाली थी, पर जब उसने सिमरन के नेचर को देखा तो वो अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुई। सब लोग सिमरन के हाथ की बनी मक्का की रोटी और सरसों का साग खाते हैं। सिमरन पुत्र, साग ते मक्का दी रोटी बड़ी स्वाद बनाई है। इतनी खुशबू साग विच आ रही है कि पूछो ही मत। सिमरन साग बहुत स्वाद बनाया है। थैंक यू दादी जी। सब लोग सिमरन के हाथ का साग और मक्का की रोटी खाते हैं तो सब उसे शगुन देते हैं। हरनीत के हाथ में एक बॉक्स था, शायद वो भी सिमरन को कोई उपहार देना चाहती थी। सिमरन, ये मेरी तरफ से, जब से तुम शादी होकर आई हो मैंने तुम्हें कभी कुछ भी नहीं दिया, खोलकर देखो तुम्हें कैसा लगेगा। सिमरन गिफ्ट को खोलकर देखती है तो वो बहुत खुश होती है। इतना सुंदर नेकलेस, ये तो बहुत प्यारा है भाभी। थैंक यू भाभी। सिमरन अपनी जेठानी हरनीत के गले लग जाती है। उसने सभी के दिलों को जीतकर मक्के की रोटी और सरसों के साग की तरह अपने प्यार और अपनेपन की सौंधी सौंधी खुशबू बिखेर दी। कहते हैं ना, जिसकी 3 दिन बहुएं हो उसकी सास तो रानी होती है रानी। लेकिन मंजू का हाल देखकर तो कुछ और ही लगता है। मंजू की 3 बहुएं हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग स्टेट की होती हैं, जिसका कारण था उसके तीनों बेटों की लव मैरिज। सबसे बड़ी बहू दलजीत पंजाबी, मंझली बहू मोनालिसा भोजपुरी और सबसे छोटी बहू अंबिका राजस्थानी होती है। सावन का महीना शुरू हो चुका था। सावन के पहले सोमवार को मंजू की तीनों बहुएं अपने अपने रिवाज के हिसाब से तैयार होकर मंदिर में पूजा करने के लिए आती हैं। कुछ देर में जब मंजू मंदिर में आती है तो देखती है कि उसकी भोजपुरी बहू हरे रंग की साड़ी में नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भरे हुए है। पंजाबन बहू पटियाला सूट पहनकर बालों में परांदा लगाकर खड़ी है, तो वहीं सबसे छोटी राजस्थानी बहू घाघरा चोली और हाथों में भर भर कर चूड़ा पहने खड़ी होती है। तभी वो तीनों कहती हैं, पैरी पौना मम्मी जी, प्रणाम करतानी सासू माई, खम्मा घड़ी माजी सा। हाँ हाँ हाँ, खुश रहो, आबाद रहो, चाहे यहाँ रहो या गाजियाबाद रहो। तुस्सी भी ना बड़े मजाकिया हो मम्मी जी। चलो अब तुम तीनों की पूजा हो गई हो तो मुझे भी दर्शन कर लेने दो। हाँ हाँ माँ जी सा, कर लेना दर्शन, लेकिन पहले मारे को ये तो बता दो कि हम तीनों आज चौकी लग रही हैं कि नहीं। हाँ सासू माई, हम सब कैसन लागत बानी बताई ता। सच कहूँ बहू तो तुम तीनों जैसे सजी धजी खड़ी हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर के लिए नहीं बल्कि किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रखी हो। कितना साज श्रृंगार किया हुआ है तुम लोगों ने। सासू माने तो लगा था कि आप हमें देखकर खुश हो जाएंगी, लेकिन आपने तो हमारी तारीफ ही ना की। ओहो, अब मैं क्या सुबह सुबह तुम सबकी तारीफों के कसीदे पढ़ना शुरू कर दूं। चलो अब जल्दी से जाकर किचन में खाना बना लो, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तभी तीनों बहुएं किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती हैं और मंजू हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने क्या पिछले जन्म में अलग अलग स्टेट का कर्ज लिया था जो तरह तरह की भाषा बोलने वाली बहुएं मेरे घर भेज दी। मंजू इतना कही रही होती है कि तभी किचन में से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। पहले आलू दे पराठे मैं बनावागी, मेरे घर वालों ने देर हो गई सी। आई बड़ी आलू का पराठा बनाने वाली। पहले लिट्टी चोखा मैं बनाऊंगी। नहीं नहीं, पहले दाल बाटी मैं बनाऊंगी जीजी शाह, मारे इनको दफ्तर जाना से। नहीं नहीं, पहले हम बनाव, हम कौनों से कम नहीं खी। एक बार बाल पकड़ लेना तो छिकवा छुड़ा दे त्योहार। नी तुसी मेरी गुद फड़ेगी, मैनू गुस्सा आ गया ना तो फिर तस आगी तेनू। जीजी सा, जे आप दोनों की लड़ाई खत्म हो गई हो तो मैं अपनी दाल बाटी बना लूं। चुप कर तू। मंजू झट से जाकर किचन में देखती है तो तीनों बहुएं आपस में जोर जोर से लड़ाई कर रही होती हैं, जिसे देखकर मंजू कहती है, क्या हो गया, क्यों बिल्लियों की तरह सुबह सुबह इतनी जोर जोर से लड़ाई कर रही हो। मम्मी जी, तुसी अपनी इन दोनों बहुओं को समझा लो पहले। मैं कह रही हाँ, मैं इन दोनों का मुंह पन देना है। हमको क्या कमजोर समझ रही तुम दीदी? अरे बचपन में हमरे घर वाले हमको झांसी की रानी कहत रहे। हाँ हाँ जीजी सा, गुस्सा तो हमारे अंदर भी कूट कूट के भरा है।
तुम चारों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। एक तो वैसे ही ना जाने अपनी अपनी भाषा में क्या क्या बड़बड़ाती रहती हो, ऊपर से सारा दिन इस घर को कुरुक्षेत्र का मैदान बनाकर रखती हो। सासू माँ, हमार गलती नहीं खे, हम तो सुबह के नाश्ता में लिट्टी चोखा बनाए के खातिर किचन में आवल रहनी, लेकिन ई बड़की जेठानी हमका बोली कि ई तोहार लिट्टी चोखा को ना खावेला, ए खातिर रसोई से दूर हटेला। ताही ते मैं गलत ये कहा, मैनू तो पराठा बनानी सी, शुभमता नहीं खांदे ये लिट्टी चोखा, ते इना दोनों दे चक्कर ची मैं अपने पति नु भूखा नहीं भेज सकती। अरे तो तीनों बारी बारी से खाना बना लो, पहले दलजीत बना लेगी, फिर तुम, और आखिर में अंबिका बना लेगी। अरे ई काहे बनाएगी पहले, रसोई में हम आवत है तो हम ही पहले पकाएंगे ना। तीनों ही नहीं बनाओगी, अब बाहर रहना, मेरी रसोई से मैं बना लूंगी, अपने बेटों के लिए अपने आप खाना। इतना कहकर मंजू अपने तीनों ही बेटों के लिए नाश्ता बनाने में लग जाती है। एक दिन मंजू दोपहर के समय हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन माया उसके घर पर आकर कहती है, अरे वाह, 3 बहुओं के राज में ऐश की जा रही है। अरे काहे की ऐश माया, खैर आओ बैठो, मैं अभी चाय मंगवाती हूँ। अरे बहुओं, कोई रसोई में हो तो 2 कप चाय बना लाओ। इतना कहकर मंजू और माया आपस में बातें करने लग जाती हैं। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब चाय नहीं आती तो माया कहती है, लगता है कोई बहू नहीं है रसोई में, इसीलिए अभी तक चाय नहीं आई। ऐसा नहीं हो सकता, इस वक्त कोई ना कोई तो जरूर होती है रसोई घर में, तू रुक, मैं देख कर आती हूँ। मंजू जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है कि तीनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ रही होती हैं और कहती हैं, सासू माँ, हमके कहले बानी चाय बनाए खाते तो हम ही बनाई। ना ना, चाय तो हम ही बनाएंगे माजी सा के लिए। मर जानियो, साडी जैसी चाय कोई बना नहीं सकता, इस वास्ते चाय तो मैं ही बनावागी, और मैनू पता है तुसी दोनों जानबूझकर मम्मी जी दे सामने काम करने दी, एक्टिंग कर दिया ताकि उन्हानू तुसी ही चंगी लगिया। अरे बस भी करो तुम दोनों, तुम तीनों ने तो मेरा खून जलाने की कसम खा रखी है। अरे भाषा और शहर अलग है, लेकिन हो तो इंसान ही, जब देखो बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। एक चाय मांगी थी तुम लोगों से, लेकिन उसके लिए भी पहले तुम्हें महाभारत ही करनी है। ये कहकर मंजू वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद मंजू का सबसे बड़ा बेटा रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, इस बार हम तीनों भाइयों को बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा हुआ है, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना आउट ऑफ स्टेशन घूमने चलते हैं। ख्याल तो बहुत अच्छा है, तो तुमने कोई जगह डिसाइड की? काहे पंजाब का ही जावत है, हमारे यूपी में घूम कर आएंगे। नहीं, हमको तुम्हारे राजस्थान जाने से। तभी रोहन चिल्लाते हुए कहता है, चुप करो तुम तीनों की तीनों, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अरे घूमने जाने के लिए तो एक सहमति बनाती, पर तुम तीनों को तो लड़ने का बहाना चाहिए। इसके बाद रोहन वहां से नाराज होकर दफ्तर चला जाता है। उसके जाने के बाद तीनों को अपने किए पर मन ही मन बहुत पछतावा होता है। फिर एक दिन अंबिका सब्जी लेकर आ रही होती है तो उसे अपने मोहल्ले में होने वाले सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में अपनी पड़ोसन माया से पता चलता है। तो वो घर आकर अपनी दोनों जेठानियों को इसके बारे में बताती है। तीनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं, तभी मंजू आकर कहती, क्या खुसुर फुसुर चल रही है तुम तीनों में? सासू माँ, हम सब ना वो मोहल्ला में होके वाला प्रोग्राम के बारे में चर्चा करत रही। हाँ माजी सा, माया मासा ने बताया कि मोहल्ले में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाला है, तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना हम सब भी इसमें भाग लेवे। पर तुम तीनों एक साथ प्रोग्राम में करोगी क्या? नाचेंगे और की, मैंने तो सोच लिया है, हम तो उस प्रोग्राम में राजस्थानी घूमर करेंगे और मैं भांगड़ा, और हम भोजपुरी गाना पर ठुमके लगाएंगे। हाँ, और तीनों की तीनों मेरी इज्जत का फालूदा बनाओगी। अरे पार्टिसिपेट करना ही है तो एक साथ मिलकर प्रोग्राम में हिस्सा लेना, वरना कोई जरूरत नहीं। अपनी सास की बात सुनकर तीनों बहुत सोच विचार करती हैं और आखिर में एक साथ प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए मान जाती हैं। देखो बहनों, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हुण हम सबनू दिखा देवांगे कि जब अलग अलग स्टेट मिलकर एक होंदी है तो वो कितनी पावरफुल हो जाती है। ए बात ठीक सा जीजी सा। तीनों बहुएं मिलकर प्रोग्राम के लिए खूब प्रैक्टिस करती हैं और आखिरकार प्रोग्राम वाला दिन भी आ जाता है। मिक्स गानों पर डांस करते हुए सबसे पहले तो वो तीनों भांगड़ा करती हैं, उसके बाद भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाती हैं और आखिर में घूमर करके सबका दिल और वो कंपटीशन जीत लेती हैं। सारा मोहल्ला उनकी तारीफ करने लगता है। अपनी बहुओं को ऐसे एक साथ देखकर उनकी तारीफ सुनकर मंजू बहुत खुश होती है और उन तीनों को गले लगा लेती है।